हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, एबीएफएम एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सीआईबी का पेपर है उसमें से मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे डाला जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे होते हैं ना तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो यदि आप फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो सेकंड पार्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और यदि सेकंड पार्ट को आज हमारे साथ देखते हैं तो नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, यदि लास्ट वीडियो की बात करें जिसमें हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शंस एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट बाय डिफरेंट थिंकर्स, मैनेजमेंट प्रोसेस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने वहां पे जस्ट इसका शुरू किया था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसे विस्तार में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी के वीडियो, आने वाले वीडियो में ये बाकी के टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक बार दोबारा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से पहले मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको तो पता चल गया होगा फर्स्ट के वीडियो में। यहां मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो मैनेजमेंट क्या होता है। जब भी कोई काम आप करवाते हैं किसी से, ठीक है, तो जो काम करवाया जाता है तो वो जो प्रोसेस है वही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। यदि आप एक सेंटेंस में कहना चाहें तो जो काम करवाया जाता है दूसरों से वही आपका मैनेजमेंट है। ये तो हो गई बात एक सेंटेंस में। लेकिन यदि डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स की बात करें तो उसके द्वारा मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। जैसे आपने पढ़ा था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा मैनेजमेंट के बारे में क्या कहता है कि कोई भी जब एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या टीम की बात करें, उसका इंचार्ज होता है और वो इंचार्ज होने के बाद उस काम को करवाता है, जो भी लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, उस काम को सक्सेसफुली करवाता है, तो वो मैनेजमेंट कहलाता है। ये तो बात हो गई कैम्ब्रिज डिक्शनरी की। यदि हेनरी फयोल की बात करें तो हेनरी फयोल ने क्या बताया है? हेनरी फयोल के द्वारा बोला गया है कि जब भी मैनेजमेंट की बात आती है एक प्रोसेस में होता है। प्रोसेस मींस क्या हो गया कि यदि कोई गोल निर्धारित किया गया है तो सबसे पहले क्या है कि वो गोल को निर्धारित किया जाता है ना। गोल निर्धारित क्या मतलब? उसका प्लान किया जाता है, ठीक है, फ्यूचर प्लान किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है चीजों को, है ना, और फाइनली उसको एक प्रोसेस के रूप में वो कंप्लीट किए जाते हैं टास्क को। ये किसने कहा था? ये कहा था हेनरी फयोल ने। यदि बात करें आप एफ डब्ल्यू टेलर की, एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कही। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस हो गया कि कोई भी चीजों को एनालाइज करना, है ना, और चीजों को एक दूसरे के साथ सिंथेसाइज करना ताकि बेटर रिजल्ट आ पाए। कहने का मतलब साइंटिफिक व्यू जो दिया गया था वो एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। ये सारी चीजें हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो यहां डिटेल में हम लास्ट के वीडियो को तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरव्यू मैंने इसलिए बता दिया ताकि आगे की चीजों को भी आप आसानी से समझ पाए। अब देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है उसके क्या क्या फंक्शन है, मींस कौन कौन सा स्टेज से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर मल्टीफेरस एंड इनकम्पास ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी जो मैनेजमेंट का फंक्शंस है वो क्या है? मल्टीफेरस है, बहुत सारे स्टेजेज में उसे बांटा बांटा गया है, और अलग अलग स्टेजेज के द्वारा एक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर में डिफर बेस्ड ऑन हिज हायरार्की लेवल in an organization, but all they undergo the management functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling। चाहे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हायरार्की लेवल चाहे कम हो या ज्यादा हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है वो आपका ये प्रोसेस के द्वारा गुजरता है, जैसे प्लानिंग ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, एंड कंट्रोलिंग, ये 5 प्रोसेस है जिसके अंडर मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस के बारे में ही डिटेल में हमें पढ़ना है आज, इससे ज्यादा हम लोग आज कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये पांचों फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं, तो नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉड्यूल ए का, तो उसमें से पूरा का पूरा प्लानिंग पढ़ना है,
फिर आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें, ये सेकंड चैप्टर में है, ये थर्ड चैप्टर में आपका पूरा के पूरा ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है। फिर नेक्स्ट के चैप्टर में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर में ये 5 चीजों को डिटेल में पढ़ना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे शॉर्ट में यहां देखा जाएगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और जो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली चीजों का यहां पे बेसिक्स फाउंडेशंस के रूप में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो समझिए कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग जो है ये क्या होता है फ्रेंड्स। यहां पे जो हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल आपको व्यू देने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, आप एग्जाम्पल लीजिए अपने ब्रांच लेवल का, ठीक है। सपोज करिए कि ब्रांच मैनेजर को 1 करोड़ का लोन करने का टारगेट मिला है। कितने का मिला है? 1 करोड़ का। अब ये जो यहां पे है 1 करोड़ का जो टारगेट मिला है, ये क्या है? ये ब्रांच मैनेजर के लिए ये आपका प्लानिंग है। प्लानिंग मीन्स गोल। गोल क्या है? 1 करोड़ का लोन करना, 1 करोड़ का एडवांस को करना, ठीक है। तो 1 करोड़ जो ये करना है, ये आपका क्या हो गया? गोल हो गया। और ये जो गोल है यही प्लानिंग है, ठीक है। मींस फाइनली क्या करना है उसके बारे में फ्यूचर जो प्लान करना है वही आपका प्लानिंग कहलाता है। अब यहां पे प्लानिंग यदि आप समझ गए, इसके अंदर और चीजें हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। आपको एक स्लाइड में मैं कोशिश कर रहा हूं कि ओवरव्यू देने का, ये सारे का क्या मतलब होता है। अब देखिए, यहां ब्रांच लेवल की बात कर रहे हैं, इस वजह से यदि हो सकता है कि पूरे बैंक लेवल की बात करें कि पूरे बैंक लेवल में गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है बैंकों की 5% आपको एनपीए लेवल को डाउन करना है, ठीक है। तो 5% डाउन करना, इसका मतलब लक्ष्य क्या है? 5% एनपीए लेवल डाउन करने का। तो ये जो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बैंकों के लिए, ये प्लानिंग हो गया, मींस ये गोल निर्धारित हो गया, ठीक है। अब गोल को कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में फिर आगे का प्रोसेस है, ठीक है। तो प्लानिंग समझ में आ गया। प्लानिंग मींस क्या हो गया कि जो आपका फ्यूचर का गोल सेट किया है आपने, वही आपका प्लानिंग है। तो देखिए, अभी जो हम बात करने वाले हैं ब्रांच लेवल की बात करते हैं, एग्जांपल लेकर के कि 1 करोड़ का लोन करना है ब्रांच मैनेजर को। तो 1 करोड़ का लोन जो करना है, ये ब्रांच मैनेजर के लिए कहीं ना कहीं एक गोल हो गया, एक प्लानिंग हो गया, ठीक है। अब ये लोन करने के लिए क्या करेगा? ब्रांच मैनेजर डिसाइड करता है कि किस प्रकार से इसे कंप्लीट किया जाएगा। तो किस प्रकार से कंप्लीट किया जाएगा, उसके पास जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, मींस जो इंप्लॉय हैं, उस इंप्लॉय का मदद लेगा, है ना। उसके बाद क्या हो गया, कुछ रिसोर्सेस हैं, जैसे अब बैठे बैठे ब्रांच में तो होगा नहीं, अब फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जाने के लिए क्या है कि गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पे मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये दोनों को यूज करके उसे मटेरियलाइज करेगा जो इसका गोल निर्धारित किया गया है कि किस प्रकार से हमें एम्प्लॉय को यूज करना है, किस किस प्रकार के हमें मटेरियल यूज करना है। ये सारी चीजों को निर्धारित जो किया जाएगा, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है स्टाफिंग की। स्टाफिंग में क्या है कि ये देखेगा, मैनेजर ये देखता है कि किस स्टाफ को हमें इसके लिए लगाना चाहिए। तो उसे वो सेट करता है कि जो लोन इंचार्ज है, तो लोन इंचार्ज है और उसके साथ में 2 और एम्प्लॉय को लगा दिया जाता है इस काम को करने के लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है? स्टाफिंग मीन जो स्टाफ अवेलेबल है आपके पास, यदि ब्रांच लेवल की बात करें, जो स्टाफ आपको दिया गया है उसके आधार पे काम करेंगे। लेकिन बैंक लेवल की यदि हम बात करें, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यदि स्टाफ की जरूरत पड़ती है तो वहां से स्टाफ रिक्रूट किए जाते हैं, सिलेक्शन किए जाते हैं स्टाफ की, है ना। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि ब्रांच लेवल पे यदि है तो स्टाफ आपके पास अवेलेबल है, या तो नहीं है तो आप सर्कल ऑफिस से क्या करते हैं कि स्टाफ का डिमांड करते हैं, ठीक है। तो आप स्टाफ का डिमांड करते हैं, स्टाफ अवेलेबल है तो उसे यूज करते हैं, और फाइनली आप उसे क्या करते हैं, असाइन करते हैं काम, कि इस प्रकार से आपको काम ऐसे ऐसा करना है, ये आप बता देते हैं स्टाफ को। और जब आप स्टाफ का रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाता है, स्टाफ को आप बता चुके होते हैं कि ये सारे काम को करना है, इस प्रकार के हमें गोल प्राप्त करने हैं। फाइनली बात आती है डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग मींस जो स्टाफ है, हो सकता है कि उसे आपने गोल तो निर्धारित कर दिया कि ये काम करना है, 1 करोड़ का लोन करना है, ये इस 1 करोड़ के लोन के लिए आपको क्या है, फील्ड में निकलना है, फील्ड में जा करके कैंप लगाना है, 1 करोड़ का लोन को हमें टारगेट को पूरा करना है। अब जो स्टाफ है वो समझ तो गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जिस प्रकार से एक मैनेजर सोच सकता है, जिस प्रकार से एक मैनेजर काम करेगा, उस प्रकार से आपके स्टाफ भी काम करे। आप क्या करते हैं, उसे डायरेक्ट करते हैं कि देखिए उस जगह पे जाइए, वहां पे कैंप लगाइए, उन लोगों से जाकर के मिलना है,
वैसे वैसे यदि आप करते हैं तो ये काम जो है सो पूरा हो सकता है। तो उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। कुछ स्टाफ्स हैं जिसे मोटिवेट करने की भी जरूरत पड़ेगी, किसी स्टाफ को मोटिवेट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा काम जो किया जाता है वो डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप आता है बात आती है कंट्रोलिंग की। अब क्या है कि देखा गया कुछ दिन के बाद आप रिव्यू करते हैं कि ये जो आपका मान लीजिए कि एक वीक का आपको टाइम मिला था, 1 वीक में कंप्लीट करना था। अब देखते हैं कुछ दिन के बाद, आप 2-3 दिन के बाद एनालाइज करते हैं कि जो भी टारगेट हमें मिला था उससे हम कितना पीछे हैं, क्या हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, किस प्रकार के और आगे हमें डिसीजन लेना चाहिए ताकि 1 करोड़ का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो प्लान आपका है 1 करोड़ का, उससे आप मैच करते हैं अभी का जो प्रोग्रेस है, और जब देखते हैं कि कहां पे कमी रही है या कितना हम टारगेट पूरा कर चुके हैं, तो ये जो पार्ट बनता है ये आपका कंट्रोलिंग का पार्ट बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक मैंने आपको विजुलाइज करने की कोशिश करी कि आप एक अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे देखें कि ये सारी चीजों का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब इसे हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब समझिए, अभी जो हम पढ़े बस उसी चीज को पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहां पे अलग से और भी बताए जाएंगे आपको। ठीक है। समझिए, प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग अ कॉल ऑन फ्यूचर एंड डिसाइडिंग अबाउट इट। वही बताया था, प्लानिंग जहां वर्ड आता है इसका मतलब आपको समझ लेना है गोल। आपके पास गोल क्या है, फ्यूचर का गोल क्या है, करना क्या है। तो वही कह रहा है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग अ कॉल ऑन फ्यूचर एंड डिसाइडिंग अबाउट इट। क्या करना है फ्यूचर में, जो कॉल आया है आपके पास, जो आपका टारगेट है फ्यूचर का क्या है, वही क्या है, प्लानिंग है। इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया है, उसके द्वारा जो दिया गया है गोल, उससे ही पूरा करने के जो भी प्रोसेस आप अपनाएंगे, तो वो जो डिसाइड किया गया है गोल, वही आपका प्लानिंग है। समझ में आ रहा है। दिस इन्वॉल्व सेटिंग अ गोल्स। प्लानिंग की बात करें तो दिस इन्वॉल्व सेटिंग अ गोल, कि गोल आपने सेट किया, डिसाइड किया। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलेक्टिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो गोल मिला है, उस गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उसके द्वारा जो गोल्स दिए गए हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को जो आप एक रोड मैप बनाते हैं, वही आपका प्लानिंग है। तो समझ में आ रहा है चीजें। वाइल सेटिंग प्लानिंग, जब आप प्लान करते हैं किसी चीज का, प्लानिंग की जब बात करें, जब आप प्लान सेट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन अराइज इन माइंड ऑफ द मैनेजर आर। क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आता है। व्हेन टू प्लान, कि प्लान कब करना है हमें। व्हाट नीड टू बी डन, क्या किया जाना है। व्हेन एंड वेयर इट नीड टू बी डन, कब और कहां इस चीज को करना है। हाउ इट शैल बी डन एंड हु वुड बी डूइंग इट। ठीक है, कैसे इसको किया जाएगा और कौन इस चीज को करेगा। तो ये सारा चीज दिमाग में आपका आता है जैसे ही आप प्लान सेट करते हैं। जब आपका कोई गोल निर्धारित किया जाता है तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू मैनेज चेंजेस। प्लान जब आप करते हैं तो जो जो फ्यूचर में चेंजेस कुछ होने वाले हैं, उस चीज को भी कहीं ना कहीं दिमाग में आप लेकर के चलते हैं। तो कोई यदि चेंज है तो उस चीज को भी आप मैनेज करते हैं। प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू रिव्यू एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस मेड फॉर अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक द नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स इफ द प्रोग्रेस मेड इज कंसीडर्ड अनसेटिस्फैक्टरी। और जब एक बार आप प्लान सेट करते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके बाद क्या मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के बाद उसका क्या प्रोग्रेस है, उस चीज को फिर एनालाइज करते हैं, और यदि अनसेटिस्फैक्टरी होता है तो उसके लिए फिर से आप एक्शन लेते हैं कि कैसे उसको कंप्लीट किया जाए। तो यदि आप प्लान सेट करेंगे तभी तो ये कर पाएंगे, आगे मॉनिटर कर पाएंगे और फिर निर्धारित कर पाएंगे कि हमारा गोल क्या है और हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। ठीक है। प्लानिंग इज फंडामेंटल फंक्शंस, ये आपका बेसिक चीज तो यही है। पहले तो आपको प्लानिंग करना ही पड़ता है किसी चीज का, तभी तो उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो प्लानिंग इज फंडामेंटल फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट एंड हैज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कहने का मतलब हो गया कि प्लानिंग ही आपका एक फंडामेंटल फंक्शंस है, मींस आपका मेन जो लक्ष्य है, जो फंक्शंस है,
करने का, उसका सेट करना ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जब उसे सेट करते हैं इसका मतलब वो फंडामेंटल चीज है और उसी के द्वारा फिर आगे के चीजों को आप क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो प्लानिंग समझ में आपको आ गया होगा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं समझना है। प्लानिंग मीन्स हो गया कि जो फ्यूचर गोल आपने निर्धारित किया है और कैसे कैसे करना है, एक आप जो प्लान करते हैं वही आपका प्लानिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? तो जब आपका गोल निर्धारित हो गया कि हमें क्या करना है, उसके बाद चीजों को आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डील विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग एंड अरेंजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार जब प्लान आपने सेट कर लिया कि क्या करना है हमें, उसके बाद चीजों को, आपके पास क्या अवेलेबल चीज है उसके बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से उसे एग्जीक्यूट करना है प्लान को। ठीक है, जैसे द पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, द मटेरियल, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। कि आपके पास कितने इंप्लॉय हैं उस चीज को करने के लिए, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के पास मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है, अब जिस प्रकार के टारगेट आपको मिलेंगे वैसे आप सोचेंगे मटेरियल किस प्रकार है, कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजों के बाद आप इसके प्लानिंग के बाद आप सोचते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजन अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क। और इसमें क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि किस किस प्रकार के डिवीजन ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा, किनको किनको इस काम के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप देखते हैं कि कितने लोगों को लगाना पड़ेगा, किस प्रकार के एक्सपर्ट की जरूरत इसमें पड़ सकती है। एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, ऑथोरिटी किनको दिया जाएगा, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, टास्क को करने के लिए। एंड टास्क कोऑर्डिनेशन, और कौन वो पूरे को लीड करेगा। ये सारी चीजों का भी एक आप क्या करते हैं, एक रोड मैप आप तैयार करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग बिकम्स a more and more complex functions and more important with the business growth। आप देखिए, बिजनेस ग्रोथ की बात करें या जो प्लानिंग आपने किया है उसको कंप्लीट करने की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यही से चीजों को आप उसका जो एग्जीक्यूशन है उस पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि आप कितने पीपल लगना है ना, एम्प्लॉय कितने उसमें आपको इन्वॉल्व करना है, कौन कौन से मटेरियल है, टेक्नोलॉजी, ये सारे चीजों को जब आप अच्छे ढंग से आप सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर आपका गोल जो है वो कंप्लीट अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। 10 द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन is highly important and dynamic। It's also involves the following area। क्या क्या एरिया है? जैसे टास्क मैनेजमेंट, जो आप टास्क दे रहे हैं लोगों को, उसके केस में क्या कर रहा है कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, किनको टास्क आप दे रहे हैं, वो टास्क में क्या करना है, ये चीजों को आप जब आप सेट करते हैं, ठीक है, हु विल डू इट, वो टास्क को कौन करेगा, हाउ द ग्रुपिंग ऑफ टास्क शैल बी डन, किस प्रकार से ग्रुप में टास्क को किया जाएगा, ये सारी चीजों को आप सेट करते हैं। नेक्स्ट है द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कि जब काम किया जाएगा, टास्क परफॉर्म किया जाएगा तो उसका रिपोर्ट वो किसे करेगा, हु शैल बी द रिपोर्टिंग टू, शैल बी रिपोर्टिंग टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। डिसीजन मेकिंग, यदि कोई डिसीजन लेने की बात आती है ना, कोई पार्टिकुलर चीज पे डिसीजन लेने की बात आती है तो डिसीजन लेने का जो भार है वो किसको दिया जाए, तो हु शैल मेक द डिसीजंस, एट व्हाट लेवल डिसीजन शैल बी मेड। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप ऑर्गेनाइजिंग में कंप्लीट करते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए नेक्स्ट, स्टाफिंग। जब आपने प्लान निर्धारित कर लिया, क्या है प्लानिंग, आपका गोल क्या है वो निर्धारित हो गया, उसके बाद क्या है कि आपने ऑर्गेनाइज कर लिया चीजों को, क्या क्या आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, किनको किनको कर रहे हैं, ये सारी चीजों को आप कर लिए हैं। ठीक है, कितने लोगों की जरूरत है आपको। उसके बाद बात आती है स्टाफिंग की। स्टाफिंग में क्या होता है कि जो इंप्लॉय आपके पास है उस इंप्लॉय को आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इंप्लॉय को यूज करने के लिए क्या है प्रोसेस, देखिए, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिगार्डिंग मैन पावर एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, द मेजर स्टाफिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स, अब स्टाफिंग एक्टिविटी की, अब जैसे मान लीजिए कि पूरे बैंक लेवल की बात करें और वहां पे सबसे पहले कोई काम करने की है, जैसे एनपीए का ही एग्जांपल लिया कि एनपीए लेवल को हमें डाउन करना है, 5% डाउन करना है, सपोज करिए ये आपका प्लान है। तो अब क्या है कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमें एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी,
तो जो एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, अब एम्प्लॉय आपके पास अवेलेबल नहीं है ज्यादा, तो आप स्टाफिंग में आते हैं। स्टाफिंग में क्या करते हैं कि रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉय को, नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं उनका, है ना, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलप करवाते हैं, डेवलप करते हैं उसे, है ना, मोटिवेट करते हैं of the various categories of employee and fixations of their compensations and review it from time to time। उसे कंपनसेशन देते हैं, सैलरी देते हैं, है ना, किस प्रकार सैलरी होना चाहिए, यदि अलग से मान लीजिए सिर्फ उसी काम के लिए आप रिक्रूट कर रहे हैं एम्प्लॉय का, तो कंपनसेशन क्या होना चाहिए, है ना, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है। फिर स्टाफिंग आल्सो टेक्स केयर ऑफ प्रमोशंस, प्रमोशंस देते हैं यदि अच्छा काम कर रहा होता है तो। जॉब रोटेशंस, जॉब रोटेशंस की बात आपकी स्टाफिंग्स में आती है। जॉब रोटेशंस मीन एक ही काम को ना करवा के फिर लोगों को रोटेट करते हैं अलग अलग कामों के लिए। जॉब इनरिचमेंट, जो काम दिया गया है तो क्या होता है कि कुछ ऐसे भी स्टाफ्स होते हैं जिसको क्या है कि एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एडिशनल उसको काम दे देते हैं, है ना, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं लेकिन काम के भार को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो जॉब इनरिचमेंट कहलाता है वो, ये एचआरएम में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफर करते हैं, है ना, टर्मिनेशन एंड रिटायरमेंट एक्टिविटी, तो ये सारे एक्टिविटी जो है वो स्टाफिंग का स्टाफिंग के प्रोसेस में देखा जाता है। ठीक है, मींस आपको रिक्रूट कर से रिटायरमेंट तक के जो प्रोसेस आप अपनाते हैं ये काम स्टाफिंग में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यदि स्टाफिंग का भी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है तो आप जाकर के डायरेक्टिंग में आते हैं। डायरेक्टिंग मींस क्या होता है कि एम्प्लॉय खुद से जरूरी नहीं है कि वो अच्छे से काम करे, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ती है। इन्वॉल्व होते हैं कैसे, क्या करते हैं, डायरेक्टिंग कवर्स द फंक्शंस ऑफ गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं उनको। ठीक है, द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सबऑर्डिनेट्स, जो एम्प्लॉय आपके हैं उसके द्वारा जो काम किए जाते हैं तो उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, उस चीज को भी आप प्रोवाइड करते हैं। इट इज नॉट एनफ टू रिक्रूट एंड प्लेस पीपुल ऑन जॉब, वही बताया कि ये सिर्फ इतना कि हाँ स्टाफ को रिक्रूट कर दिया, उसको जॉब में लगा दिया, काम में लगा दिया और टारगेट बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो ये टारगेट है, इसे कंप्लीट करना है, तो जरूरी नहीं है कि वो कर पाएगा उस चीज को। ठीक है, तो इसी वजह से डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। दे हैव आल्सो टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, उसे बताना पड़ता है किस तरह से करना है, क्या करना है प्रॉपर, तो ये जो है ये आपका डायरेक्टिंग का पार्ट बनता है। ठीक है, दिस फंक्शंस कंप्राइजेज of the following four important elements like leadership, motivations, communication and supervision। देखिए डायरेक्टिंग आप कैसे करेंगे, एम्प्लॉय को कैसे इन्वॉल्व आप एम्प्लॉय के साथ रहेंगे जो काम कर रहे हैं किसी टारगेट के लिए। तो सबसे पहले है कि लीडरशिप, एक लीडरशिप के रूप में काम करना पड़ेगा, लीडरशिप निर्धारित करना पड़ेगा किन्हीं को, ना किसी को देना पड़ेगा उसका ये, और या तो आप यदि लीडरशिप का आप कैसे उसको लीड कर रहे हैं चीजों को वो खुद ही आप करेंगे। मोटिवेट करना पड़ेगा स्टाफ्स को। कम्युनिकेशंस का पार्ट आएगा कि कम्युनिकेट आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन किस प्रकार से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको, उसका इंफॉर्मेशन रिव्यू आप कैसे ले रहे हैं। सुपरविजन है कि किस प्रकार से सुपरवाइज कर रहे हैं चीजों को, कैसे कर रहा है उस चीज को, ये सारे डिटेल में अभी देखिए यहाँ पे। अब लीडरशिप की बात करते हैं। ठीक है, कि आपका डायरेक्टिंग में लीडरशिप का पार्ट आता है कि लीडरशिप भी एक जरूरी पार्ट बन जाता है डायरेक्टिंग में जब आप किसी काम को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे देखिए द प्रोसेस ऑफ लीडिंग अ टीम इन्वॉल्व्स influencing a person's or group's actions to meet the predefined and desired objective। तो जो लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप जो होता है वो जब आप क्या गोल है निर्धारित किया गया है उसको सही रूप से करने के लिए जो पर्सन्स और ग्रुप है उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए एक अच्छे लीडिंग की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे तरह से लीड करने की जरूरत पड़ती है उस टीम को। A manager has to play an important role in getting the assigned work done from the people being managed by him। और जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, मैनेजर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस प्रकार से वो टीम को लीड कर रहे हैं, कैसे उस कौन कौन से अप्रोच वो अपना रहे हैं टीम को लीड करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका मैनेजर ही यदि सही ना हो तो काम भी जो गोल मिला है वो सही से अचीव नहीं हो सकता है, क्योंकि टीम को लीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये किसका पार्ट है लीडरशिप, ये डायरेक्टिंग का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आता है मोटिवेशन।
कि आप जब डायरेक्ट करते हैं जो आपका ग्रुप्स हैं, जो स्टाफ्स हैं उसको, तो उसमें मोटिवेशंस की भी जरूरत पड़ती है लोगों को। अब मैनेजर्स फंक्शन इंक्लूड्स inspiring, encouraging, and urging them to take the actions required for achieving the objective of the organizations। कि एक तो है कि लीडरशिप चाहिए, अच्छा लीडर यदि है तो जो स्टाफ्स हैं वो अच्छे काम करते हैं। लेकिन क्या है कि मोटिवेशन, कि कुछ स्टाफ्स को, जो एम्प्लॉय है आपके, उसे एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, इंस्पायरेशन की जरूरत पड़ती है, इनकरेज करना पड़ता है। ठीक है, उसे बताना पड़ता है कि देखिए ये लक्ष्य यदि हम हासिल करते हैं तो हमारे लिए ये फायदा है ना, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कॉल है, इसे हमें अचीव करना है, तो उसे मोटिवेट करते हैं अलग अलग तरीके से। This process is known as motivation and also involves providing the desired stimulus to otherwise indifferent people। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है कि मोटिवेशन कहलाता है। इसमें से जो वैसे लोग हैं जिसे मतलब ही नहीं है, क्या है गोल है, नहीं हमें मतलब नहीं है ना, बस बोला गया है किसी तरह से कर रहे हैं, तो उसे वैसे इनडिफरेंट पीपल को भी क्या है कि कहीं ना कहीं यदि आप मोटिवेट करते हैं तो उसमें भी कुछ करने की इच्छा हो जाती है। ठीक है, healthy congenial and pleasant surroundings along with the incentives for performing have to be provided by an effective managers for achieving business goal। और किस किस प्रकार से कर सकते हैं? एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करके सराउंडिंग्स में, एक टीम के साथ एक दूसरे में थोड़ा कंपटीशन का भावना ला करके कि हाँ ये अच्छे से करना है, आपको इंसेंटिव्स आप देते हैं, सेट कर देते हैं कि यदि कोई अच्छा करता है, इतना टारगेट पूरा करता है तो उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के यदि काम करते हैं तो ये सारी चीज जो आते हैं वो मोटिवेशन का पार्ट बनता है। देखिए अब कम्युनिकेशन, एक अच्छे यदि आप मैनेजर हैं, एक अच्छा यदि आप परफॉर्मर हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टिंग में से आपका कम्युनिकेशंस है। तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज द वेरी बैकबोन ऑफ हाउ इफेक्टिवली अ मैनेजर्स परफॉर्म। किस प्रकार से वो सही ढंग से काम करे, इसके लिए कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It is very important that instructions flow speedily and clearly from top to bottom, and informations and suggestions flow from lower level to top speedily and without any hindrance। देखिए इंस्ट्रक्शन जो होता है, जब इंस्ट्रक्शन आप किसी को देते हैं तो वो क्या है कि डाउनवर्ड की ओर जाता है। मींस आपका मैनेजर जो टॉप लेवल है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और वो नीचे वालों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें सजेशन की और इंफॉर्मेशंस की, तो ये हमेशा आपका अपवर्ड होता है। सजेशंस मींस आपका नीचे लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप सजेशन देते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन देते हैं, सजेशन देते हैं, ये आपका नीचे से ऊपर लेवल की ओर, मैनेजमेंट की ओर पहुंचता है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन जो होता है कम्युनिकेशंस में वो हमेशा डाउनवर्ड की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर, और जो आपका इंफॉर्मेशन और सजेशन होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो ये दोनों चीज जरूरी होना चाहिए। ये दोनों चीज यदि है कम्युनिकेशंस में, यदि आप अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे मैनेजर हैं, तो आपको डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस भी देना है, और क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन और सजेशन भी आपको मिलना चाहिए। एवरीवन in an organization has to be on the same page to translate idea into actions। जो भी आइडिया है उसको वो कंप्लीट, उसको वो एक्शंस में कन्वर्ट करना, ये सारे ये ऑर्गेनाइजेशंस में सारे का ये क्या होता है, एक तरह से सारे का सेम ही काम होता है कि जो भी आइडिया मिला है, जो बताया गया है, उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना। इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बताया ना कि आपका इंस्ट्रक्शंस भी आ रहा है और दूसरी बात है कि इंफॉर्मेशन और सजेशंस भी मिल रहा है ऊपर लेवल पे, तो उसे ही टू वे कम्युनिकेशंस बोला जाता है। तो इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन इज द वेरी बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ थॉट्स एंड फैक्ट्स, है ना। जो भी फैक्ट्स है, जो थॉट्स है, उसे यदि दोनों लेवल का कम्युनिकेशन होता है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सजेशंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो अच्छे से एक दूसरे के पास पहुंच पाता है। Effective communications have always been in a positions to strike a code with their subordinates and perform as per the
एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और यदि आपका टू वे कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो जो गोल निर्धारित किया गया है वो एक्सपेक्टेशन लेवल पे उस चीज को वो क्या है अच्छे ढंग से परफॉर्म किया जाता है सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। समझ में आ रहा है? अब देखिए डायरेक्टिंग में से एक और जो लास्ट पार्ट आपका है सुपरविजन का, कि किस प्रकार से आप डायरेक्ट करेंगे चीजों को, है ना। तो उसके लिए क्या है कि सुपरविजन भी जरूरी है। जैसे टेलिंग द सबऑर्डिनेट अबाउट व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू मे नॉट ऑलवेज बी सफिशिएंट। सिर्फ इतना बता देना लोगों को, है ना, अपने जो स्टाफ्स है, आपका जो टीम मेंबर्स है, उसको सिर्फ ये बता देना कि गोल क्या है, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा और ऐसे में आपका जो गोल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? फॉर गेटिंग एनी वर्क डन इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट देयर इज एडिक्वेट सुपरविजन टू। उसे सुपरवाइज करना पड़ेगा कि किस प्रकार से काम किया जा रहा है, उसे डायरेक्ट करना पड़ेगा अच्छे से कि कैसे कैसे करना है, उसको सुपरवाइज करना है एक बार बताने के बाद, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स नीड टू बी watched and supervised to ensure proper quality of goods manufactured। यदि गुड्स की बात करें कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो आप देखेंगे कि गुड्स किस प्रकार से मैन्युफैक्चर हो रहा है, सही क्वालिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टू डिलीवर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, यदि सर्विस की बात करें, है ना, यदि वैसा टारगेट मिला है कि सर्विस क्षेत्र में है, तो उसमें सही से सर्विस दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है जो चीज के लिए टारगेट मिला है। एंड टू अचीव द टारगेट्स लेड डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जिस प्रकार से टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो टारगेट सेट किया गया है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों को आप क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। सुपरविजन हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपरली एंड डू नॉट वर्क इन टाइम एंड एज पर लेड डाउन नॉर्म्स एंड द स्टैंडर्ड्स। सुपरविजन क्या करता है? ये आपको बताता है कि जो भी फंक्शंस करने हैं, जो सेट किया गया है गोल, वो प्रॉपरली सही ढंग से समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज को आप एनालाइज करते हैं सुपरविजन में। तो फ्रेंड्स ये जो सुपरविजन था, कम्युनिकेशन था, मोटिवेशन था और लीडरशिप, ये किसका पार्ट था? ये डायरेक्टिंग का पार्ट था। समझ में आ गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट जो आपका है वो है आपका कंट्रोलिंग। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से लास्ट पार्ट आपका कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में क्या देखते हैं कि जो भी फंक्शंस किए गए हैं, ठीक है, वो सारे फंक्शंस सही से हो पाए हैं, हमारा गोल कंप्लीट होने की ओर है या नहीं है, तो उसको जब एनालाइज करते हैं तो ये आपका कंट्रोलिंग कहलाता है। देखिए proper controls are required to ensure that actions taken by the management helps in achievement of organization's goal। यदि आप प्रॉपर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल मींस क्या हो गया कि प्रॉपर यदि आप उस चीज को देखते हैं कि जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गोल दिए गए हैं, ठीक है, वो हमें कंप्लीट कहां तक हमें करना है, कहां तक हुआ है, उस चीज को यदि आप प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं तो फिर वो गोल को भी आप निर्धारित कर पाएंगे, गोल को भी आप अचीव कर पाते हैं। An effective controlling functions will always be preceded by proper planning। देखिए अब इफेक्टिव कंट्रोल यदि आप कर रहे हैं, इफेक्टिव कंट्रोलिंग यदि आपका होता है, तो जो प्लानिंग किया गया है, जो पहले से प्लानिंग किया गया है, जो लक्ष्य आपका है, उस चीज को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि लक्ष्य आप पहले से निर्धारित कर चुके हैं। तो यदि आप कंट्रोलिंग पहले अच्छे ढंग से करते हैं तो आपका गोल भी जो है वो कहां पे कमी है, यदि कमी रह गई है कहीं पे, तो उसे भी आप अच्छे से पूरा कर लेते हैं। यदि आप बीच में कंट्रोलिंग करते हैं, बीच में आप एनालाइज करते हैं चीजों को, कहां तक हमें कंप्लीट हुआ है, कहां करना है, और यदि उसको प्रॉपर ढंग से कंट्रोलिंग करते हैं तो उस चीज को भी आप हासिल कर पाते हैं। ठीक है, it is very important that the activities undertaken by the management remain on the right track and are in line with the plan, targets and objectives of the organizations। क्या कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्टिविटी है ना, जो जो एक्टिविटी मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, रिमेन ऑन द राइट ट्रैक, कि वो सही ट्रैक पे चल रहा है, सही ट्रैक पे जा रहा है ना, एंड आर इन लाइन विद द प्लान, और जो प्लान हमारा है, जो गोल है, उसके उस लाइन में ही काम कर रहा है। टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स है ना ऑर्गेनाइजेशन का, कहने का मतलब जो प्लानिंग आपने सेट किया है वो चीज के साथ सही से वो काम कर रहा है कि नहीं, इस चीज को आप क्या करते हैं? तय करते हैं, देखते हैं कंट्रोल। Thus, controlling would necessarily involve course corrections, measure and alterations of plan। कि मेजर करते हैं
कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि जो चीज किया गया है उसको मेजर करते हैं कि कितना हद तक हमने कंप्लीट किया है, अल्ट्रेशन कितना उसमें है, मतलब कितनी कमी है, उस चीज को आप मेजर करते हैं। वेयर एवर डेविएशंस आर ऑब्जर्व, कहीं डेविएशंस होता है उस चीज को आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना, मेजर करते हैं उस चीज को। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स में आप कंप्लीट करते हैं। जैसे एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, की क्या आपका गोल था, है ना, स्टैंडर्ड क्या था उसको आप देखते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कहां तक आप अभी तक पहुंचे हैं उसे आप देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, कि आपने जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया था और कहां तक आपने कंप्लीट किया है उसके बीच में कितना गैप है ना, उस चीज को आप कंपेयर करते हैं। और जो गैप है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। और फाइनली फिर जो बचा हुआ है कंप्लीट करने में, उस चीज को फाइनली उसके लिए कोई एक्शंस लेते हैं आप, है ना, फिर से चीजों को एनालाइज करके और दोबारा उस चीज के लिए आप क्या करते हैं, तैयार करते हैं चीजों को। तो ये पार्ट बन जाता है कंट्रोलिंग का। तो यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि एक तो आपको शॉर्ट में जो मैं एग्जांपल दे करके बताया, इससे आपको चीजें क्लियर हुई होगी, और फिर इसे डिटेल में समझा दिया गया। तो देखिए दिक्कत कहीं नहीं है, सिंपल सी चीज है। आप वीडियो को दोबारा देखिए, यदि समझ में नहीं आया है जरूर समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यदि समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।